हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिट 3 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कवर करेंगे। बेसिकली इसमें आपके आई गेस 6 to 7 इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, बट इस वीडियो में मैं आपके 2 कवर करूँगा और बाकी इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मुझको डेप्थ पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि पेपर में पता नहीं है कि 15 मार्क्स में आएगा या फिर 10 मार्क्स में आएगा या फिर 7 में आएगा या फिर 3 में आएगा। ठीक है, सो इस वजह से हम इसको थोड़ा बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इसको, और इसमें कुछ होमवर्क भी है छोटे छोटे। बेसिकली आपको सबकी हिस्ट्री करनी है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक, हिस्ट्री ऑफ IMF। सो हिस्ट्री मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने हिस्ट्री भी कवर करी तो एक इंस्टीट्यूशन की वीडियो कम से कम 30-30, 35-35 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता क्या है। बेसिकली ये एक आपकी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती हैं, ठीक है, और ये आपको इंटरनेशनल वे में काम करती हैं। जैसा हमारा वर्ड कहता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। भाई जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो काम क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी जो कंपनी है वो हमारी अच्छी चल सके। ठीक है, जो भी हमारा ऑफिस है या फिर जो भी हमारी कंपनी है, हम किसी भी चीज़ का इंस्टीट्यूशन है वो हमारा अच्छा चल सके। उसी तरीके से जो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है, इसका एम क्या होता है कि भाई जो इकोनॉमिक है उसका रिलेशन स्टेबलाइज रहें, सही रहें, बैलेंस्ड रहें बिटवीन अमंग मेंबर्स कंट्री। और हाँ, बस ये मेंबर्स कंट्री पर ध्यान देता है, ऐसा नहीं है कि भैया जो इसके मेंबर नहीं है वो भी इस पे ध्यान देगा। ठीक है, अब भैया उनकी हेल्प कैसे करता है, ये उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प कैसे करता है? थ्रू मॉनेटरी, फिजिकल, फाइनेंशियल, ट्रेड इंटीग्रेशन। मतलब कि ये इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। भाई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपकी फिजिकल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अगर आपके यहाँ पे क्राइसिस है तो ये आपकी हेल्प करता है। अभी बेसिकली जो आपके इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, ये आपके बहुत सारे हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आपके बहुत सारे हैं। वर्ल्ड बैंक भी ये इसका एग्जांपल है, IMF इसका एग्जांपल है, WTO इसका एग्जांपल है, एशियन इसका एग्जांपल है, शार्क इसका एग्जांपल है। ठीक है, सो सबका मीनिंग अलग अलग है। सबकी बेसिकली सबका मेन एम तो एक ही है कि भाई वो आपकी जो इंटरनेशनल वे में जो भी उसके मेंबर्स कंट्री हैं उसमें वो इकोनॉमिक स्टेबलाइज कर सके, उसकी कंट्री में कोई जो उसके मेंबर्स कंट्री हैं वहाँ पे कोई क्या कहते हैं डाउनफॉल ना आए, पॉवर्टी ना आए, एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भाई आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंडर 190 कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, सो 190 कंट्रीज इसके अंडर आती हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty। कुछ काम नहीं करता, मतलब काम तो बहुत सारा करता है, वैसे नहीं कह रहा, बट भाई इसका जो ग्रिप्स, उसका एम क्या है? भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, एम्प्लॉय प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, और जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी सस्टेनेबल वे में ग्रोथ हो, पॉवर्टी कम हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वही इसका मतलब है। और ये कहाँ काम करती है? ऑल्सो वर्क टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक ऑफ इट्स मेंबर कंट्री। बार बार कह रहा हूँ कि मेंबर कंट्री के लिए काम करते हैं। ठीक है, बस हमारी है, बोलो है ना? हाँ जी सर, आ गई। मीनिंग इसका बेसिक है यार, मीनिंग सबका बेसिक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। बस ये इसका मीनिंग के अंडर ही आपका इसमें ऑब्जेक्टिव एंड ऑल आ गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ इसका ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि भाई ये वर्क क्यों करता है? टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन इसका ऑब्जेक्टिव है, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये इसका ऑब्जेक्टिव है, फैसिलिटेट इकोनॉमिक ट्रेड ये इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी, ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें हार्ड नहीं है, आगे पढ़ना बस तुम। चलो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्प द मेंबर कंट्री इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। पहला होमवर्क जैसे मैंने बताया था आपको, हिस्ट्री ऑफ IMF करनी है। क्यों करनी है भैया? अगर 15 मार्क्स में आ जाएगा, आप इसका मीनिंग लिख देना, देन इसकी हिस्ट्री लिख देना, देन इसका ऑब्जेक्टिव लिख देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। और हाँ, जो इसका मेन है कि भाई इंडिया और IMF के क्या रिलेशन है, वो एंड में आएगा। ठीक है, अभी IMF के हम अंदर पढ़ेंगे भाई इसको पर्पस क्या है। एक बात बता दूं, पेज भरने के लिए मैंने पर्पस लिखा है, बट
पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव आपके सिमिलर हैं, कुछ इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है इसका कि भाई IMF कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। सो ये आपके 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर। आपको इनको डिफाइन नहीं करना, बस आपको इसको क्या लिखना है कि भाई कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इसने कुछ पढ़ाई करी है, ठीक है। तो फैक्ट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाई इसकी सक्सेस क्या रही है, इसने कहाँ कहाँ हेल्प करी है। सेम चीज़ कह रहा हूँ बार बार, वहीं पहुँच जाओ इसके डेफिनेशन में। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाया है, हेल्प्स इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, या आपका जर्नल वे में था। भाई जब भी कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा वो कब हेल्प करेगा, जब आप किसी परेशानी में होंगे। आपका दोस्त कब हेल्प करता है, जब आपको कोई परेशानी में होते हो। ईज इन इंटरनेशनल पेमेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब सक्सेस तो सर पता चल गया, बट ये कहीं पे फेल भी हुआ है क्या? हाँ जी, ये फेल भी हुआ है सर। आपने वहाँ पे बताया था इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा, वो इसका ऑब्जेक्टिव है, बट क्या वो उसको अचीव कर पाया? हाँ कर पाया, बट उसने बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटी दी है, तो ये इसका फेलियर, डाउन साइड आप कह सकते हो। देन लेस हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भाई ये इतना हेल्पफुल नहीं रहा जितना ऐसे मैं सोचा था कि मैं सब जगह हेल्प करूंगा जो आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, भाई इसका एक और वो था कि भाई आपका जो एक्सचेंज रेट है वो आपका सस्टेनेबल, वो आपका स्टेबल रहे, बार बार ऊपर नीचे ना हो, फ्लैक्चुएट ना हो। बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। आज के टाइम में पाउंड और इंडियन करेंसी का क्या चल रहा है? 90+। ऐसी जो आपका डॉलर है इंडिया का क्या चल रहा है? अराउंड 78, राइट। सो मतलब क्या है ये, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। पहले 78 था, नहीं पहले 75 था, कुछ ही महीने पहले 75 था, बट आज 78 है। तो क्या वो स्टेबल है? सो द आंसर इज नो, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। वहीं जो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो क्या है कि भाई इंडिया और IMF, इन दोनों का रिलेशन क्या है, और IMF ने इंडिया को कब कब और कैसे हेल्प किया है, ठीक है। सो IMF, जो इंडिया है ना, वो फाउंडर मेंबर था IMF का। ये आपको चीज़ माइंड में बिठा लो अपने, कि बस भाई फेविक्विक लगा लो अपना माइंड के अंदर और ये सब चीज़ अपना माइंड में बिठा लो, ठीक है। क्या बिठाना है सर? कि इंडिया आपका फाउंडर मेंबर था IMF का, ठीक है। जब अगर हम पहले की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सो इंडिया परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करता था IMF का। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था IMF का। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें, इंडिया हमारा नहीं रहा परमानेंट डायरेक्टर, और अभी क्या है, ये एक इलेक्टेड मेंबर है IMF का। पहले क्या था? परमानेंट, अब क्या है? इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। और इंडिया की रैंक 13 है अमंग 190 कंट्री मेंबर नेशन ऑफ IMF। मतलब भाई इंडिया, आप ये ध्यान रख लो कि इंडिया 13th नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू IMF, कि भाई इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है IMF के लिए। आप उस तरीके से उसको याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या रहे हैं रिलेशन इसके। भाई पहले इंडिया आपका फाउंडर मेंबर था, देन क्या हुआ कि भाई पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करता था। वहीं अब क्या वो परमानेंट डायरेक्टर है? सो द आंसर इज नो, वो अब परमानेंट डायरेक्टर नहीं है। तो वो क्या है? अब वो है इलेक्टेड मेंबर है IMF का, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? 13th रैंक है इंडिया की 190 नेशन में। इससे क्या पता चल रहा है कि 190 मेंबर है IMF के, ठीक है। भाई इंडिया इसका मेंबर तो बना, बट क्या उसको कोई हेल्प मिली? क्या एडवांटेज है उसके? चलिए अब इसका एडवांटेज पढ़ते हैं। बहुत ईजी है, मैं इसको पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश पाउंड, मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसने हेल्प करा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल सेक्टर, भाई इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? IMF ने बहुत हेल्प करी है इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इकोनॉमिक कंसल्टेंसी, भाई इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या उसको इकोनॉमी में चेंज करना चाहिए, उसमें कुछ परसेंट का भुगतान IMF भी करता है। कि हाँ भाई आपको ये भुगतान नहीं, कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो कि IMF करता है, ठीक है। भाई IMF इंडिया को इमरजेंसी के टाइम पर हेल्प करता है। देन लास्ट आपका फाइनेंशियल हेल्प फॉर 5-year प्लान। भाई 5-year प्लान के जब ये 5-year प्लान बनना स्टार्ट हुआ था, IMF ने इंडिया की बहुत हेल्प करी थी, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस है नहीं है, सेम चीज लिख देना, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। अगर इसमें से आपको 5-6 याद नहीं आ रहे तो 3 याद कर लो, बहुत है, ठीक है।
15 नंबर में आप एक बात बताओ, आपने इसका मीनिंग लिख दिया, हिस्ट्री लिख दी, इसका ऑब्जेक्टिव लिख दिया, इसका पर्पस लिख दिया, सक्सेस, देन फेलियर, देन आपका इंडिया एंड IMF, देन इसका एडवांटेज। या आपके कम से कम 4 से 5 पेज खा जाएगा, और 15 नंबर में बहुत है 5 पेज, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें, और अगर मैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की बात करूं, वो है आपका वर्ल्ड बैंक। अब हम किसकी बात करेंगे? वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे। उससे पहले एक बात आपको याद रखना कि इसको होमवर्क है आपका हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक। पहला होमवर्क क्या था? हिस्ट्री ऑफ IMF। अब क्या होमवर्क है? हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक। दोनों आपको करके लाने हैं बिना किसी एक्सक्यूज़ के, ठीक है। इसी के साथ मैं बोल दूँ यार, मेरी फ़ीस पे कर दो। मेरी फ़ीस क्या है? प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मेरी फ़ीस है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो एटलीस्ट मुझको 1 लाइक तो फीस मांगता है, राइट। सो भाई वर्ल्ड बैंक क्या है? भाई द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर कैपिटल प्रोग्राम, ठीक है। भाई वर्ल्ड बैंक नाम से पता चल रहा है, बैंक है मतलब पैसों का लेन देन। क्या क्या करता है भैया? लोन प्रोवाइड करता है। किसको? डेवलपिंग कंट्री को। क्यों? उनकी कैपिटल प्रोग्राम के लिए, मतलब कुछ भी इसके मेंबर कंट्री को नीड है तो ये क्या करता है? उनको लोन प्रोवाइड करता है। इट कंप्राइज टू, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के अंदर ना 2 इंस्टीट्यूशन आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA। मैं दोनों को आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि भाई इनका मीनिंग क्या है। बहुत सिंपल मीनिंग है, कुछ नहीं है, बट हाँ वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी अगर मैंने सिर्फ समझा दिया। या फिर मैं इसको जो लास्ट वीडियो आती है ना आपको, जो पेपर के रिगार्डिंग आती है कि भाई पास्ट ईयर से कुछ मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, उसी में मैं इसको कवर कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक के अंदर है ना, वर्ल्ड बैंक इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड ए मेंबर ऑफ द, ये मेंबर किसका है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। आई होप वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है? मतलब क्या भाई? बैंक का मतलब जो है वही वर्ल्ड बैंक है, ठीक है भाई। बेसिकली वो काम क्या करता है? वो लोन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? किसको करता है भाई? वो डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड करता है। क्यों करता है भाई? जिससे कि उनकी कैपिटल प्रोग्रामिंग अच्छी हो सके, उनकी लायबिलिटी, एसेट, XYZ अच्छी हो सके, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव आपको याद कैसे रखने हैं इसके? वर्ल्ड बैंक है, क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। मैंने इसमें बताया था IBRD, दैट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन इसका अच्छी ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। पहली चीज रिकंस्ट्रक्शन का उसने क्यों इसका ऑब्जेक्टिव रहा? ये वर्ल्ड बैंक कब आया था? तब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर आया था। सो ये इसको हेल्प किसको करेगा? रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या भाई? जो इकोनॉमी वॉर से अफेक्टेड है, दैट इज जैसे फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, इनको हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट किसकी? भाई जो आपकी अंडर डेवलप कंट्री है, कौन कौन सी? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। मैं ये पास्ट की बात कर रहा हूँ, एट अ प्रेजेंट इंडिया आपकी डेवलपिंग है, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव आपके ये थे। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंकरेजमेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड। भाई कैसे इंकरेज करेगा? पैसे लो और आपको इंटरनेशनल ट्रेड करनी है। जब आपके पास पैसा आए तो इंटरेस्ट के साथ हमको चुका देना। मैंने बहुत आपको लेम लैंग्वेज में बताया है, बट हाँ इसका ओवरऑल मीनिंग यही होता है कि भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं है फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग, सो ये उसको फाइनेंशियल हेल्प करता है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस टाइम इकोनॉमी। भाई ये आपको प्रमोट करता था पीस को इकोनॉमी में, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हाँ इसमें क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में जो कंट्री इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा काम करती थी वो वर्ल्ड बैंक उसको कुछ कंसेशन देता था सब्सिडी के रूप में, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैंक ऑफ पेमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। आई होप इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ समझाने का इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। अभी हाँ इसका अचीवमेंट क्या है? मेंबरशिप इसका अचीवमेंट है। मेंबरशिप कैसे अचीवमेंट है? जब ये स्टार्ट हुआ था तब आपके पास 30 कंट्री थी, देन 68 कंट्री हुई 1960 में, देन 151 कंट्री हुई 1998 में, और एट अ प्रेजेंट जो आपके वर्ल्ड बैंक में कंट्री मेंबर्स हैं वो आपकी 189 कंट्रीज हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन है कि आप सभी मुझे बताएं कि इस वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं टोटल, ठीक है। बता देना कमेंट करके बिना किसी एक्सक्यूज के। सेकंड आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? असिस्टेंस टू अंडर डेवलप कंट्री। भाई उनको डेवलपिंग करने के लिए उनका यू कैन से कि
फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक को असिस्ट करता था। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई है या फिर क्या है, ठीक है। आई होप पता होगा आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, और मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। देन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, पहले वर्किंग कैपिटल इनकी बहुत कम थी, मतलब कम तो नहीं थी, मिलियंस डॉलर मिलियन में थी, बट एट अ प्रेजेंट इनकी बहुत ज़्यादा कैपिटल है, इनका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। यही आपको इन सब में लिखना है, कुछ आपको कुछ इसमें खास नहीं लिखना। देन लोन अप्रूवल, जब भाई ये स्टार्ट हुआ था ना 1960 में, जब इसके 68 कंट्रीज थी जिसकी एनुअल लोन की यू कैन से लिमिट, वो क्या कहते हैं, जो उसने एनुअली लोन दिया था वो आपका $649 मिलियन दिया था। बट एट अ प्रेजेंट अगर मैं 1998 की बात करूं, इसने $14,762 मिलियन लोन अप्रूव किया था, ठीक है। तो यार इसकी अचीवमेंट ही तो है कि इसने क्या अचीव किया है अपने क्या कहते हैं, अपने एरा में या फिर अपने टाइम में इसने क्या अचीव किया है, और एट अ प्रेजेंट ये क्या अचीव कर रहा है, ये इसके अचीवमेंट्स हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्प टू अंडर डेवलप कंट्री, जो मैंने आपको शायद यहाँ पे पढ़ा दिया है, सो उसको आप काट दें। नो नहीं पढ़ाया, हाँ। सो यहाँ पे हेल्प इन अंडर डेवलप कंट्री, जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो इसका अचीवमेंट है, भाई इसने अचीव कर लिया। देन हेल्प इन BOP, ठीक है, बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो यहीं पे आपका पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 खत्म होता है, ठीक है। मैंने वे बहुत जल्द में पढ़ाया है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, बस आपको इसमें कंटेंट समझाना था कि कंटेंट आपको लिखना कैसे है और कैसे नहीं, ठीक है। सो एट द एंड प्लीज़ हमारी फ़ीस पे कर दें, ठीक है। इतना तो मुझे चाहिए भाई। आपको फ़ीस क्या है, आपकी फ़ीस लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड बोनस क्या है कि भैया आप इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, और आपकी वीडियो बाकी रहेंगी। एंड GST की वीडियो के लिए परेशान ना हो, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लाना स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 1 वीक का मुझको टाइम दे, देन उसकी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय।